एथिक्स चैप्टर 5 एथिक्स इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो उसमें से हमने एथिक्स इन मार्केटिंग पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। अब बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। इसमें हमारे 3 मेन टॉपिक्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड कंपटीशन। सबसे पहले हम कंज्यूमर देखेंगे, जिसमें डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर पढ़ेंगे एज पर द कंपटीशन एक्ट एंड एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देन हम देखेंगे राइट्स ऑफ कंज्यूमर क्या क्या है, और फिर एक टॉपिक बनता है कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट, वो कवर करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, लेवल्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल क्या है। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ही यूनाइटेड नेशंस की कुछ गाइडलाइंस थीम्स है, हम वो देखेंगे। देन बात करेंगे कंपटीशन की मीनिंग की, और कंपटीशन पॉलिसी की मीनिंग, और कंपटीशन लॉ की मीनिंग की। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन देखेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट देखेंगे। तो कंपटीशन एक्ट के जब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कंपटीशन के सेम ही है, तो वो देखेंगे। देन कंपटीशन एक्ट की कुछ मेन प्रोविजंस हैं ऑन द एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये तीनों कवर करेंगे, जो कि आईसीआई के मॉड्यूल में है, पैरामीटर्स ऑफ कॉम्पिटिशन लॉ। सो स्टार्टिंग विद कंज्यूमर डेफिनेशन। तो ये मुझे बुक से करनी थी, बट लेकिन जब मैंने नोट्स बनाए थे उस टाइम मैंने लिखी नहीं थी, बुक से पढ़ता था। अब मैंने ये लिख रखी है। तो मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स और हायर्स और अवेल्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, वो कंसिडरेशन चाहे फिर पेड हो, प्रोमिस्ड हो, या फिर पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड हो। कोई भी पर्सन जो गुड्स को परचेज करता है या फिर सर्विसेज को हायर करता है कंसिडरेशन दे के, फिर वो कंसिडरेशन चाहे प्रॉमिस हो, पार्टी प्रॉमिस्ड हो, पार्टली पेड हो या फिर पेड हो, वो मैटर नहीं करता, वो कंज्यूमर कहलाएगा। एंड वो बंदा भी इंक्लूड होगा जो उस गुड्स का यूजर होगा या फिर बेनिफिशियरी होगा उस सर्विसेज का। पर लेकिन यहाँ पे कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट थी, यहाँ कंसिडरेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे उस पर्सन की जो कंसिडरेशन देगा उसका अप्रूवल जरूरी है। व्हेन गुड्स और सर्विसेज हैव द अप्रूवल ऑफ सच पर्सन, इट मींस द पर्सन हु बायज और हायर्स। ओके, तो चाहे फिर कंसिडरेशन दे के तुम गुड्स का यूज कर रहे हो या फिर बिना कंसिडरेशन दिए हो, पर लेकिन जिसने कंसिडरेशन दिया उसकी अप्रूवल है तुम्हारे पास, तो तुम कंज्यूमर हो। अब कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 क्या कहता है कि वेदर सच परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज फॉर रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पज और पर्सनल यूज। तुमने ये कंसिडरेशन दे के जो गुड्स और सर्विसेज लिए हैं, वो तुम चाहे खुद के लिए ले रखे हैं कॉमर्शियल पर्पज के लिए या रीसेल के लिए, हम तुम्हें कंज्यूमर मानेंगे। बट लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है हम सिर्फ उसी को कंज्यूमर मानेंगे जो पर्सनल यूज के लिए गुड्स को परचेज करता है या फिर सर्विसेज को लेता है। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड है जो कंसिडरेशन दिए बगैर, कंसिडरेशन की पावर के साथ ये उनको यूज कर रहा है, और जो कंसिडरेशन दे रहा है वो भी कंज्यूमर है। बट लेकिन कॉम्पिटिशन एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सिर्फ यही छोटा सा डिफरेंस है कि कॉम्पिटिशन एक्ट रीसेल और एनी कॉमर्शियल पर्पज वाले गुड्स को भी कंज्यूमर में काउंट करता है, पर लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1968 सिर्फ जो पर्सनल यूज के लिए लिए हैं उन्हें ही कंज्यूमर में काउंट करता है। तो इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 2008 में, और एमसीक्यू बन सकता है, इस वजह से ये कवर किया मैंने। कि उसमें पूछा था कि वेदर ए रिटेलर इज ए कंज्यूमर और नॉट एज पर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के हिसाब से रिटेलर एक कंज्यूमर है कि नहीं है, तो वो है। रिटेलर क्या करता है, रीसेल करता है, तो वो कंज्यूमर है। बस मीनिंग ऑफ कंज्यूमर में इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, तुम हमें वो कंपटीशन और कंज्यूमर वाली बात याद रखनी चाहिए। नाउ राइट्स ऑफ कंज्यूमर, 6 राइट्स हैं। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, इन्फॉर्मेशन का राइट है हमारे पास। सेफ्टी का राइट है, चॉइस का राइट है, हमारी सुनवाई होनी चाहिए, हियर्ड का राइट है, सीक रिड्रेसल का राइट है, और कंज्यूमर एजुकेशन का राइट। अब इन्फॉर्मेशन का राइट, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी एंड प्राइस। सेफ्टी, हजार्डस गुड्स और सर्विसेज से सेफ्टी होनी चाहिए। चूज एक्सेस टू वेराइटीज, मतलब कंपटीशन होना चाहिए ताकि वेराइटी ऑफ गुड्स मिले और हम उनमें से चूज कर सकें एट कॉम्पिटिटिव प्राइस। राइट टू बी हियर्ड, राइट टू बी हियर्ड मतलब कि हमारे पास कंज्यूमर एक्ट है, वहाँ पे जाके हम अपील कर सकते हैं, अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो वो हमारी सुनेंगे। राइट टू बी हियर्ड। राइट टू सीक रिड्रेसल, अगर हम कोई अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मतलब अगर कुछ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है, जैसे कि कोई मार्केटिंग कर रहा है ऐसे गुड की जो खराब है कंज्यूमर के लिए, तो उनके लिए हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए कि उनको हटा के कुछ एक्शन लिया जाए, और वो किस बेसिस पे होता है, एज पर कॉम्पिटिशन एक्ट के और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से लिए जाते हैं। सो राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के एजुकेशन का भी राइट है हमारे पास। सो ये 6 राइट है मेनली। देन हमारा टॉपिक आता है कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट का। सो कंज्यूमर इंटरेस्ट का मीनिंग है कंज्यूमर इंटरेस्ट कवर्स ऑल सच एरियाज एज आर कंसर्न विद कंज्यूमर वेलबींग। कंज्यूमर की वेलबींग से रिलेटेड जितने भी एरियाज हैं वो कंज्यूमर इंटरेस्ट में आते हैं। बट वहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट में जनरल वेलफेयर से रिलेटेड सारे के सारे कंसर्न आते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट कवर्स ऑल सच एरियाज एज आर कंसर्न विद पब्लिक एट लार्ज। ओके, फोकस की बात करेंगे तो ऑन अवेयरनेस, एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर इंटरेस्ट में मेनली कंज्यूमर पे ही फोकस होगा, उसकी अवेयरनेस पे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी प्रोटेक्शन पे। वहीं पे पब्लिक इंटरेस्ट में बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के अलग अलग सेक्शंस
पे फोकस करेंगे। स्कोप क्या है कंज्यूमर इंटरेस्ट का? रेस्ट्रिक्टेड है टू द कंज्यूमर्स ओनली। वहीं पब्लिक इंटरेस्ट का स्कोप बहुत वाइड है, बल्कि कंज्यूमर इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर आता है। एंड फैक्टर्स, कंज्यूमर्स आर अफेक्टेड बाय क्वालिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर्स इन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, वहीं पब्लिक होती है रिफॉर्म्स, लॉज, ऑर्डर, डिफेंस, इन्फ्लेशन, इन सब चीज़ों से, क्योंकि वो पब्लिक एट लार्ज है। कंज्यूमर को ऑब्वियसली बात है ना कि डिफेंस में क्या हो रहा है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई लॉ क्या बना है जो अदर देन कंज्यूमर लॉज हैं उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक कंज्यूमर के हिसाब से सोचे तो, पर पब्लिक को हर एक चीज़ से इफेक्ट पड़ता है। सो कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट। इसी के साथ हमारा कंज्यूमर की डेफिनेशन, राइट ऑफ कंज्यूमर और कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट कवर होता है। अब हम बात करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन की। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल इन इंडिया की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कैसे हुई थी? वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, उसके हिसाब से अलग अलग कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स बनाई गई, ठीक है। और वो कैसे बनी? लेवल्स के हिसाब से। सबसे ऊपर सेंट्रल लेवल पे एक प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, देन स्टेट लेवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होती है। अब वेरियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स क्यों कहा है? क्योंकि ये इतनी सारी होती है, डिस्ट्रिक्ट तो इतने सारे हैं कि हद नहीं है, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स क्या है इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का? टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट ऑफ कंज्यूमर्स। कौन से राइट? जो हमने अभी 6 पढ़े थे। टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑब्जेक्टिव है कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल का, ठीक है। देन यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस थीम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे। यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन रिक्वायर्स, क्या रिक्वायरमेंट है यूनाइटेड नेशंस की? द गवर्नमेंट टू डेवलप एंड मेंटेन ए स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसी। गवर्नमेंट डेवलप करे और मेंटेन करे कंज्यूमर प्रोटेक्शन पॉलिसीज की, वो भी स्ट्रॉन्ग लेवल पे, ठीक है। नाउ नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स इंटेंडेड टू बी मेट बाय यूएन गाइडलाइंस। कंज्यूमर्स की क्या नीड है जो यूएन गाइडलाइंस के हिसाब से कंप्लीट होनी चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम हैजार्ड्स टू देयर हेल्थ एंड सेफ्टी, promotion of and protection of the economic interest of consumer, एक्सेस ऑफ कंज्यूमर्स टू एडुकेट इन्फॉर्मेशन। बेसिकली ये जो हमारे 6 राइट हैं, कंज्यूमर्स के राइट्स हैं, उन्हीं को घुमा फिरा के लिखा है अलग से। जैसे कि यहाँ पे एडुकेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कंज्यूमर एजुकेशन होनी चाहिए, हजार्डस हेल्थ एंड सेफ्टी के हजार्डस से प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इनकरेज पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू इनेबल सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन पैटर्न, प्रोवाइडिंग इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज एट फेयर प्राइस। मतलब कंपटीशन के हिसाब से हमें चीज़ें मिलनी चाहिए। तो बेसिकली वही यूएन गाइडलाइंस ने घुमा के लिखा है, बाकी है वही सेम चीज़। तो अगर नहीं याद होते तो जो कंज्यूमर के राइट्स हैं 6 के 6, उन्हीं को तुम थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। देन बात करेंगे कंपटीशन की। कंपटीशन का मीनिंग, कंपटीशन पॉलिसी का मीनिंग एंड कंपटीशन लॉ का मीनिंग। कंपटीशन का मीनिंग, कंपटीशन इन मार्केट मीन्स सेलर्स स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंटली फॉर बायर्स। सेलर्स बायर्स के लिए इंडिपेंडेंट तरीके से कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, सपोर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और वो बायर्स की सपोर्ट के लिए क्यों इतना मतलब मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, ताकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके और जो बिजनेस के अलग अदर ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें फुलफिल कर सके। अदर ऑब्जेक्टिव्स जैसे ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो कंपटीशन इन मार्केट मीन्स सेलर्स स्ट्राइविंग इंडिपेंडेंटली फॉर बायर्स सपोर्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट और अदर बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। कंपटीशन पॉलिसी का मीनिंग, इट मीन्स द अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू कंपटीशन इश्यूज। कंपटीशन इश्यूज से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की अप्रोच है उसको कहते हैं कंपटीशन पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट बनाती है कि हाँ कैसे कंपटीशन को टैकल किया जाए। कंपटीशन लॉ क्या है? कंपटीशन लॉ प्रोवाइड्स नेसेसरी पावर्स टू द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको कंपटीशन लॉ ने पावर्स दे रखी है ताकि वो इन्फोर्स एंड इम्प्लीमेंट कर सके कंपटीशन पॉलिसीज को, ठीक है। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन लॉ इज टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस। मतलब कंपटीशन को हटाने के लिए जो प्रैक्टिसेस चलाई जा रही हैं बिजनेसेस द्वारा उनसे बचाया जा सके एंड इंश्योर कर सके कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, कि जो भी ट्रेड कर सके वो फ्रीली हो सके, जो भी ट्रेड करते हैं फ्रीली हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा बिरला हो गया या फिर बाटा हो गया, नाइकी हो गई, ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है। ये चाहे तो जो छोटे मार्केट यूजर मतलब जो छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, छोटी छोटी कंपनियां, उन्हें हटा भी सकते हैं, उनसे खरीद लेंगे या फिर इतना उन्हें कंपटीशन नहीं करने देंगे। बट लेकिन कंपटीशन लॉ जो है उनकी प्रोटेक्शन करता है कि नहीं तुम भी ट्रेड कर सकते हो, तुम्हें भी फ्रीडम ऑफ ट्रेड की पूरी आज़ादी है और तुम्हारे प्रोटेक्शन हम करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन इंश्योर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के साथ। कंपटीशन प्रमोट्स इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट एंड इनोवेशन प्रमोट करता है कंपटीशन। इट इनहेंसेस कंज्यूमर वेलफेयर। मतलब जितने ज़्यादा कंपटीशन में कंपनीज होंगी उतनी ज़्यादा वेराइटी ऑफ
प्रोडक्ट्स होंगे और उसी हिसाब से कॉस्ट कम होती चली जाएगी। फेयर कंपटीशन इज बेनिफिशियल फॉर होल सोसाइटी एंड द नेशनल इकॉनमी। नेशनल इकॉनमी और सारी सोसाइटी के लिए भी फेयर कंपटीशन एक अच्छी चीज़ है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो पहली चीज़ तो कंपटीशन एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होल ऑफ इंडिया थी एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, पर अब ऐसा नहीं है, अब ये चेंज हो चुका है। ये मैंने जब नोट्स बनाए थे तब ऐसा था। सो इसको हटाते पहले तो प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट का क्या है, ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाया जाए जो एडवर्स इफेक्ट डालती है कंपटीशन में। प्रोमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, प्रोमोट करे और सस्टेन मतलब उसकी बचाए रखे कंपटीशन को मार्केट में। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करे कि हाँ फ्रीडम ऑफ ट्रेड है। टू प्रोवाइड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विद एंड इंसिडेंटल देयर टू, उन मैटर्स पे बात करें जो कंपटीशन से कनेक्टेड हैं या फिर इंसिडेंटल या फिर उससे रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 है। अब बात करते हैं कंपटीशन एक्ट की मेन प्रोविजंस पे, या फिर कह सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ कंपटीशन लॉ। 3 है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट की बात करते हैं। मीनिंग, नो एंटरप्राइज और एसोसिएशन ऑफ एंटरप्राइजेस, कोई भी एंटरप्राइज और उसकी एसोसिएशन सेल एंट्री इनटू एनी एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट में नहीं आ सकती विच कॉजेज और इज लाइकली टू कॉज, जो कि खतरा करता है या खतरा कर सकता है किसको, एन एप्रिशिएबल एडवर्स इम्पैक्ट ऑन कॉम्पिटिशन को इन इंडिया। मतलब बेसिक सी बात है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट ये है कि तुम कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते जिससे कि तुम कॉम्पिटिशन ही खत्म कर दो, कि हाँ तुम ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं ला सकते कि तू मेरे से कम्पीट मत कर या मैं तेरे से कम्पीट ना करूँ। ठीक है, इफेक्ट एनी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3, मतलब सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट जो है वो वॉइड माना जाएगा डायरेक्ट तरीके से। देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, डोमिनेंट पोजीशन वो होती है जो कि जैसे अभी हाल फिलहाल रिलायंस की है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, इन सब की। नो एंटरप्राइज सेल अब्यूज इट्स डोमिनेंट पोजीशन, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का यूज गलत तरीके से मतलब अब्यूज नहीं करेगा। देयर शैल बी एन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इफ एन एंटरप्राइज, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन कब माना जाएगा, जब एक एंटरप्राइज इम्पोज अनफेयर कंडीशन और प्राइजेस, अनफेयर प्राइजेस इम्पोज करेगा या फिर अनफेयर कंडीशंस इम्पोज कर देगा, या लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट, या फिर लिमिट कर देगा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की और टेक्निकल एडवांसमेंट की या फिर साइंटिफिक डेवलपमेंट्स की। मतलब जैसे तुम डोमिनेंट पोजीशन में हो और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारे गुड्स की प्रोडक्शन कम होगी तो मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, हो सकता है तुम्हारे क्या कहते हैं डिमांड ज़्यादा हो, प्राइस बढ़ा सको तुम, तो ये सब चीज़ें तुम नहीं कर सकते, तुम अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ नहीं कर सकते। इससे तुम्हें कौन रोकता है, कॉम्पिटिशन एक्ट रोकता है। रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, मीनिंग नो एंटरप्राइज शैल एंटर इनटू अ कॉम्बिनेशन विच कॉजेज और लाइक टू कॉज एन एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन, कोई भी एंटरप्राइज ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं क्रिएट कर सकती जो कि एडवर्स इफेक्ट डालता होगा कंपटीशन पे। एनी सच इफेक्ट, एनी सच कॉम्बिनेशन शैल बी वॉइड, उसका इफेक्ट क्या होगा, वो वॉइड माना जाएगा और तुम वो कॉम्बिनेशन लीगल तरीके से नहीं चला सकते। एग्जाम्पल क्या है, एमलगमेशन और मर्जर ऑफ टू एंटरप्राइजेज, एमलगमेशन और मर्जर ऑफ ऐसी एंटरप्राइजेज जिनकी असेट या तो 1000 करोड़ से ज़्यादा है या फिर उनका टर्नओवर 3000 करोड़ से ज़्यादा है, ऐसी 2 कंपनियां मिलेगी तो फिर ऑब्वियस ही बात है ना, उन कंपटीशन तो खत्म ही कर दिया इतनी बड़ी स्केल पे जब मर्ज होगी। ठीक है, तो यही 3 पॉइंट्स है, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन पे रेगुलेशन रखना, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज नहीं करना एंड एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स नहीं लाना, मेन पॉइंट है तीनों के तीनों। ठीक है, तो हमने क्या क्या कवर किया, कंज्यूमर की डेफिनेशन देखी, राइट्स ऑफ कंज्यूमर देखे, कंज्यूमर इंटरेस्ट वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट देखा, देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे बात करी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, लेवल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस ऑन थीम्स, देन मीनिंग ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन पॉलिसी, कंपटीशन लॉ, देन कंपटीशन के इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट की मेन प्रोविजन, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन एंड रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, जिसको पैरामीटर्स ऑफ कंपटीशन लॉ भी कहा जाता है। अब हमारा एक चैप्टर बचा है सिर्फ एथिक्स का, विच इज एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, ये मैंने डिवाइड कर रखा है। चैप्टर का नेम है एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।